नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मोटिवेट कर सके आपके हेल्थ के प्रति। आज मैं बात करने वाली हूं बेल्स पाल्सी के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे बेल्स पाल्सी के रिलेटेड, लेकिन मैंने आज तक ये वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बेल्स पाल्सी में आखिर ऐसा क्या होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी और मोटा मोटा ये एक्सप्लेन करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेल्स पाल्सी बेसिकली उसे कहते हैं जहां पे आपके फेस यानी आपके चेहरे का एक साइड का हिस्सा कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है बिना किसी कारण के। जी हाँ, मोस्टली बेल्स पाल्सी बिना किसी कारण के होता है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद आपको बेल्स पाल्सी दे सके, लेकिन ये एकदम ठोस कारण नहीं है। जैसे कि अगर आप बारिश में भीग जाते हो या अगर आप एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर से वापस गर्म यानी एकदम ठंडे वातावरण से गर्म वातावरण में एकदम तुरंत स्विच करते हो, ऐसे दौरान अगर आपको बुखार आता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार आपको कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार आप स्विम करने जाते हो और पानी कान में चला जाता है जिसके अंदर कुछ वायरस थे, इस तरीके के कारणों के वजह से आपको बेल्स पाल्सी हो सकता है। और कई ऐसे सिचुएशन है जहां पे आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से आपके ब्रेन में इंजरी हुई और उसके चलते आपको फेस में पैरालिसिस हुआ, या फिर अगर आपको कोई ब्रेन ट्यूमर था और वो ट्यूमर निकालने के बाद आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ, तो ये दोनों भी सिमिलर सिम्टम्स देंगे बेल्स पाल्सी के, लेकिन उसको यूजुअली बेल्स पाल्सी कैटेगरी में नहीं डाला जाता, उसको यूजुअली हम लोग फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। और कई बार पेशेंट को ट्यूमर के बाद बेल्स पाल्सी हो जाता है, तो ये पॉसिबल जरूर है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो बाकी सिम्टम्स और जो कैसे ये सिम्टम्स आए उसका जो हिस्ट्री है उसके आधार पर यूजुअली डायग्नोसिस किया जाता है। अब जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व है, इसको हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। इसका काम होता है हमारे फेस के जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करना, और इसी की वजह से जब हमको फेशियल पैरालिसिस या फिर बेल्स पाल्सी होता है, हम अपने एक तरफ के फेस की जो ये एक्सप्रेशन करने की जो एबिलिटी है उसको खो देते हैं। कुछ मूवमेंट्स जैसे कि आंखों को या आपके आईब्रोज को ऊपर उठाना, आईब्रोज को साथ में लाना, एकदम कस के अपनी आंखें बंद करना और डरने का भाव, इस तरीके के जो हाव भाव हमारे चेहरे में हम देखते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है यही क्रेनियल नर्व। जब इस क्रेनियल नर्व में डैमेज होता है या टेम्पररी प्रेशर की वजह से ये नर्व काम करना बंद कर देती है, या फिर वहां से जो ट्रांसमिशन होता है वो देना बंद कर देती है, तब हमें फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा फेशियल नर्व और कुछ कामों में हमारी मदद करती है, जैसे कि आंखों से पानी आना। फेशियल नर्व हमारे सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, और इसी कारण से जब किसी भी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, उनका जो आंखों से पानी आने का जो कंट्रोल होता है या फिर बार बार आंखों से पानी कंटिन्यूअसली जाता रहता है। इसका और एक कारण भी हो सकता है, वो है आंखों का पूरी तरीके से बंद ना हो पाना। इसके अलावा अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है तो हो सकता है कि आपकी जो जीभ है उसका जो आगे का हिस्सा है वहां पे आप टेस्ट सेंसेशन खो बैठो, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो फेशियल नर्व या फिर 7th क्रेनियल नर्व मेंटेन करके रखती है। तो ये थे कुछ फंक्शंस जो बेल्स पाल्सी के चलते आपके कम हो जाएंगे। अब एक सबसे कॉमन सवाल आता है जो सबके जहन में आता है कि बेल्स पाल्सी क्या पूरा ठीक होता है, और अगर पूरा ठीक होता है तो कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी। इसका जो स्ट्रक्चर है जो फेशियल नर्व का, उसमें किस डिग्री पे डैमेज होता है, ये कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करके। तो चलिए ये देखते हैं। फेशियल नर्व जो है दोस्तों, ये बहुत सारे नर्व सेल्स को जोड़ के बनती है। इन नर्व सेल्स में एक्सॉन यानी कि एक जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियस वाला जो ये पर्पल कलर में जो एरिया दिख रहा है वो येलो कलर के एरिया से जुड़ता है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये इसके अलावा डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन टर्मिनल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और जब बहुत सारे इस तरीके के नर्व सेल्स जब साथ में आते हैं, वो जुड़कर एक नर्व बनती है। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो ये एक नस का पिक्चर है, यानी क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व का पिक्चर है।
अंदर की एक परत होती है जिसको पेरिन्यूरियम कहते हैं, और उसके भी अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सॉन, जो मैंने सेल में बताया था, उसके बाहर का जो कवरिंग होता है उसको एंडोन्यूरियम कहते हैं। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ग्रेड्स ऑफ नर्व इंजरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो जो सबसे ऊपर की इमेज है ये नॉर्मल नर्व की इमेज है, जिसमें अंदर का जो नर्व सेल्स है उसके बाहर की दोनों लेयर्स बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन जो दूसरा डिग्री का नर्व इंजरी है जिसको न्यूरोप्लेक्सिया कहते हैं, इसमें जो एक्सॉन की जो अंदर की शीथ है, ये प्रेशर के कारण यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है। ये एक माइल्ड फॉर्म या माइल्डेस्ट टाइप का बेल्स पाल्सी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे लेवल का होता है बेल्स पाल्सी, जिसको एक्सोनोटोमेसिस कहते हैं। इसके अंदर ना ही सिर्फ जो अंदर का जो एक्सॉन वाला एरिया है, जो ब्लू लाइन मिसिंग आपको दिख रही है, इस पे कंप्रेशन के कारण डैमेज होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्लीटली ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं होता, जिसके कारण डीजनरेशन हो जाता है। और इस तरीके की बेल्स पाल्सी को ठीक होने में जो इसके पहले की न्यूरोप्लेक्सिया वाली जो मैंने पहली माइल्ड वाली बताई थी, उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। यानी कि इस टाइप के बेल्स पाल्सी में जो पेशेंट है उसको करीबन 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है कंप्लीटली रिकवर होने में। और जो तीसरे तरीके का नर्व इंजरी या फिर नर्व डैमेज हुआ है, इसको कहते हैं न्यूरोटोमेसिस। इसके अंदर जैसे आप ये इमेज में ही देख सकते हो कि जो नर्व की जो कंटिन्यूटी थी वो बिल्कुल एंड टू एंड चली गई है, और इसकी वजह से इसमें जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती है। यानी कि इसमें 1 साल से ऊपर का वक्त लग सकता है रिकवरी आने में, और साथ ही साथ इन पेशेंट्स को सिनकाइनेसिस भी हो सकता है। और दोस्तों, इन 3 डिग्री ऑफ नर्व इंजरी के अलावा 4 और 5 डिग्री नर्व इंजरी भी होता है। लेकिन ये जो 4th और 5th डिग्री का जो नर्व इंजरी होता है, जिसके अंदर कंप्लीट रप्चर हो जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, ये आमतौर पे बेल्स पाल्सी में नहीं होता। ये केवल उन मरीजों में होता है जिनको या तो ब्रेन ट्यूमर की शिकायत रही हो, या फिर जिनका ब्रेन इंजरी या फिर ब्रेन डैमेज हुआ है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चलते, कोई मार लगने के चलते, एक्सेट्रा। इसीलिए बेल्स पाल्सी में मोस्टली फर्स्ट 3 डिग्री यानी न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस, ये 3 डिग्री के ही नर्व डैमेज होते हैं। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट डिग्री ऑफ नर्व डैमेज न्यूरोप्लेक्सिया ये सबसे माइल्ड होता है और 3 हफ्तों के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कंप्रेशन होता है। सेकेंड डिग्री में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, करीबन 3 से 5 महीने, और थर्ड डिग्री में 8 महीने के ऊपर या फिर 1 साल का टाइम लग जाता है पेशेंट को कम्प्लीटली रिकवर होने में। और थर्ड डिग्री के बेल्स पाल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें सिनकाइनेसिस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, सिवियरिटी ऑफ नर्व इंजरी यानी डिग्री, किस डिग्री पे नर्व पे डैमेज हुआ है वो, और किस कारण से डैमेज हुआ है वो, ये दोनों फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होता है कि आपका जो बेल्स पाल्सी है वो कितने दिनों में ठीक होगा। अब इसी के लिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तब वो आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी देते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई ऑफ ब्रेन, ईएमजी और एल्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। इन सारे टेस्ट की मदद से ये पता किया जा सकता है कि कितने डिग्री का डैमेज है और कहाँ पे, कौन सी एग्जैक्ट जगह है जहां पे क्रेनियल नर्व को डैमेज हुआ है, और उसी के आधार पे फिर ट्रीटमेंट भी आगे का डिसाइड किया जाता है, और ये भी बताया जा सकता है कि कितना लंबा समय लगेगा आपको इससे रिकवर होने। तो दोस्तों, ये थी बात बेल्स पाल्सी के डायग्नोसिस की। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर बेल्स पाल्सी आपको होता है, डॉक्टर सबसे पहले आपको मेडिकेशंस यानी कि दवाइयां देंगे। स्टेरॉइड, एंटीवायरल मेडिकेशन, ये कुछ आम मेडिसिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बेल्स पाल्सी के बाद। इसके अलावा वो आपको आई ड्रॉप और आई पैच भी सजेस्ट करेंगे, जिससे आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिले।
इसके अलावा अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बहुत पॉपुलरली यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सिर्फ और सिर्फ उतने ही देर के लिए यूज करना चाहिए जितने देर में जो फेस है ये बिल्कुल ही पैरालाइज्ड है, मतलब यहाँ पे एकदम जीरो या ना के बराबर मूवमेंट है। जिस मूवमेंट में फेस में स्टिमुलेशन आना यानी फेस के मसल्स में थोड़ी सी भी कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी सी भी कंपन आना भी शुरू हो जाती है तो स्टिमुलेशन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जो एबरेंट रीइनोवेशन यानी कि सिनकाइनेसिस का फ्यूचर में कारण बन सकता है। इसके अलावा जब आप 3 महीने जो इनिशियल 3 मंथ्स है बेल्स पाल्सी के, उस दौरान कोई भी एक्सरसाइज यूजुअली नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है। जो भी एक्सरसाइज करनी है वो हाथों की मदद से करनी होती है। मैंने इस पर पूरा वीडियो भी बनाया है कि एक्यूट स्टेज ऑफ बेल्स पाल्सी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जैसे जैसे मसल्स रिकवर होने लगते हैं उसी के आधार पर फिर फिजियोथेरेपिस्ट इसकी जो एक्सरसाइजेस है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने लगते हैं। एक्सरसाइज के अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का तरीका है जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है जिनको बहुत लंबे समय से बेल्स पाल्सी हुआ है और बेल्स पाल्सी के साथ ही साथ उनको सिनकाइनेसिस की कॉम्प्लिकेशन भी हो चुकी है। सिनकाइनेसिस का मतलब है जब भी आप मुस्कुराते हैं तो अपने आप ही आपकी आंखें छोटी हो जाती है, या फिर जब आप आंखें बंद करते हो या पलक झपकाते हो या आईब्रोज रेज करते हो तो अपने आप ही आपका मुंह जो है वो खिंचने लगता है। ये है साइन सिनकाइनेसिस की। सिनकाइनेसिस होता है मोस्टली एबरेंट रीइनोवेशन, यानी कि जब नस ठीक हो रही थी, वो अपना करंट पहुंचाना फिर से शुरू कर रही थी, तो वो जो उसका नॉर्मल एरिया है वहीं के साथ ही साथ अपने कहीं कहीं दूसरी जगह पे भी ब्रांच आउट करके, इसी की वजह से 2 मूवमेंट साथ में होती है। और इसके अलावा जब हम बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं बेल्स पाल्सी के दौरान, इस ड्यूरेशन में भी एक हैबिट बन जाती है मास मूवमेंट करने की, और सिनकाइनेसिस बहुत हद तक के हैबिचुअल भी होता है, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है सिनकाइनेसिस की जो ट्रीटमेंट है वो न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन की मदद से की जाए। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन में बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है वो फोकस होती है सिनकाइनेसिस को कम करने के लिए और जो फेस की जो सिमेट्री है उसको बढ़ाने के लिए, और ये होता है बहुत ही ग्रेडेड तरीके से। एक और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज का जिसको कहते हैं माइम थेरेपी। ये एक एक्टिंग फॉर्मेट है जिसके इंस्पिरेशन की मदद से ये माइम थेरेपी का फॉर्मेशन हुआ था नीदरलैंड्स। माइम थेरेपी में भी फोकस होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, फेशियल मसल रिलैक्सेशन पे। इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उसको प्रैक्टिस की जाती है, और साथ ही साथ सिंगल मूवमेंट यानी हर एक इंडिविजुअल मसल्स की जो मूवमेंट है उसको ट्रेन किया जाता है। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन हो या माइम थेरेपी हो, दोनों ही ट्रीटमेंट में एक बहुत ही लंबा समय लगता है, यूजुअली 1 साल का समय लगता है, और उसके बाद पेशेंट्स को अच्छे बेनिफिट्स इसमें देखने मिलते हैं। इसके अलावा कई बार कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन का बोटॉक्स थेरेपी के साथ। बोटॉक्स उन पेशेंट्स में दी जाती है जिनमें ये सारी जो मैंने पहले मेथड्स बताई, न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन, माइम थेरेपी, ये अगर कंप्लीटली काम नहीं करती है, तब जो फेस बहुत टाइट हो चुका है वहां पे जो नॉर्मल साइड है वहां पे कई बार बोटॉक्स थेरेपी का मदद लिया जाता है, बोटॉक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे वो फेस टेम्पररीली रिलैक्स हो जाए और फेस का जो सिमेट्री है वो थोड़ा सा बेहतर दिखता है। और उसी दौरान फिर एक्सरसाइज पे फोकस किया जाता है जो अपोजिट ग्रुप के मसल्स है, यानी कि जो अफेक्टेड साइड के मसल्स है उसकी सिमेट्री लाने में। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जब ये कुछ काम नहीं करता ऐसे ड्यूरेशन में फिर सर्जरी मेथड को यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ब्रीफ अबाउट बेल्स पाल्सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया कि बेल्स पाल्सी क्यों होता है और ये कैसे पता किया जा सकता है कि कितना लंबा समय लगेगा बेल्स पाल्सी को कंप्लीटली रिकवर होने में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।